नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज आलमी सतह पर जो खबर सबसे ज़्यादा बेचैनी का बायस बनी हुई है और फ़िक्र का बायस बनी हुई है वो इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुताल्लिक़ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर को इस जंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद इसराइल की दरिंदगी इस कदर बढ़ गई कि वहाँ पर फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम किया गया, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। और आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर से अब तक जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार आए हैं, यानी गज़ा की जो वज़ारत सेहत है उसके हवाले से जो आदाद-ओ-शुमार मंज़र-ए-आम पर आए हैं उसमें बताया गया है कि 37,658 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। जबकि आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक इसराइल की बमबारी का सवाल है, हमने आपको बताया था कि किस तरह इसराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक जो बमबारी की है, जो मिसाइल दागे हैं, जो बम बरसाए हैं और जो बारूद की बारिश की है, तकरीबन कहा जाता है कि उसने 1 लाख टन से ज़ायद बारूद गज़ा पर बरसा दिया है, यानी उसकी बारिश कर दी है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसराइल की दरिंदगी का उस बारिश से जो उसने बारूद की है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक फ़लस्तीनियों की तबाही और बर्बादी का सामान करने वाला इसराइल का सवाल है, तो आपको बता दूं कि इसराइल की बमबारी, शलबारी और मिसाइल दागे जाने, यहाँ तक कि ज़मीनी हमलों में 37,658 फ़लस्तीनियों ने अब तक जाम शहादत नोश किया है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 10,000 से लेकर 12,000 ऐसे फ़लस्तीनी हैं जिनकी लाशें हनूज़ मलबे तली दबी हुई हैं, यानी उनका शुमार इन अमवात में नहीं किया गया है, इन शहादतों में नहीं किया गया है। इसके अलावा जहाँ तक ज़ख्मियों का सवाल है, तो आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि अब तक 86,237 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं इसराइली हमलों में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो आलमी बरादरी का ज़मीर है, हो सकता है कि अब तक नहीं जागा। नतीजे में आप देखेंगे कि किस तरह की बेहिसी, बेबसी और मजबूरी आलमी बरादरी का मुजाहरा कर रही है, आलमी बरादरी इन चीज़ों का। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आलमी बरादरी सख्त मौक़िफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं, ये इख्तियार नहीं करती, तब तक इसराइल इस तरह के कत्लेआम फ़लस्तीनियों का जारी रखेगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ 7 अक्टूबर को हुआ और फिर अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कम अज़ कम 273 इमदादी कारकुन यानी एड वर्कर्स इसराइल के हमलों में अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल आलमी सतह की जो क़वानीन है, आलमी बरादरी ने जो क़वानीन बनाए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो क़वानीन बनाए हैं, उन क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है और बड़ी बेफिक्री के साथ फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। और किसी में ये अखलाक की ज़रूरत नहीं है किसी हुकूमत में कि वो फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करे। फ़ौजी कार्रवाई तो दूर की बात है, इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करते हुए उसे आलमी सतह पर रुस्वा वो शर्मिंदा करे, लेकिन कोई किसी में इसकी हिम्मत नहीं है। बहरहाल आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 50 दिन से गज़ा में किसी भी किस्म की इमदाद नहीं पहुँच पाई है। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वहाँ पर भूख का डेरा है। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 4,95,000 फ़लस्तीनी वहाँ इमदादी अशिया ना पहुँचने के नतीजे में भूख और इफ्लास का शिकार हो गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि एक इत्तला ये भी आई है कि इमदाद हासिल करने के ख्वाहां फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 14 फ़लस्तीनी जाम बहक हुए हैं, जिसमें बताया जाता है कि 10 एड वर्कर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा अल-शाती कैंप पर एक हमला हुआ, जिसमें हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हनिया, उनकी बहन के शहीद होने की इत्तला मिली है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइली हमलों में हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हनिया, उनके बेशुमार अरकान ख़ानदान बशमूल बेटे, बेटियां, नवासे, पोतियां वगैरह भी शहीद हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कमांडर की हैसियत से वो किस तरह खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल मुसलसल हमले करता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 7 अक्टूबर से अब तक 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे लापता हैं, जिनमें से 4,000 बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो यानी इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में जो इमारतें ज़मींदोज़ हुई हैं, मलबे के ढेर में तब्दील हुई हैं, उसमें दब कर जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो नाजायज़ जो मुमलिकत है इसराइल की, वो जिस तरह फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रही है, ऐसे में कि आलमी बरादरी को खामोश बैठना चाहिए, हरगिज़ नहीं बैठना चाहिए। जो आलमी बरादरी है, जो हुकूमतें हैं, उन्हें इक़दाम करने चाहिए, जब तब कहीं जाकर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुक सकता है।
नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं मक्कतुल मुकर्रमा। मक्कतुल मुकर्रमा हमको आपको इसलिए लिए चलते हैं क्योंकि वहाँ पर कलीद बरदार काबा, हमने आपको खबर दी थी 22 जून को कि कलीद बरदार काबा शेख सालेह अल शेबी इंतकाल कर गए हैं, रहलत फरमा गए हैं और उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। और नाज़रीन, हमने आपको ये भी बताया था कि हज़रत उस्मान बिन तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की चाबियाँ हवाले करते हुए फरमाया था कि ये आपके पास रहेंगी, आपकी नस्ल के पास रहेंगी, और अगर कोई छीनेगा तो वो जालिम होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो सिलसिला अब तक चला आ रहा है। और जहाँ तक शेख सालेह अल शेबी का सवाल है, हमने आपको बताया था कि 22 जून को उनका इंतकाल हुआ। अब नए जो कलीद बरदार काबा हैं वो हैं अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी। उन्हें कलीद बरदार काबा में मुक़र्रर किया गया है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि फ़तह मक्का के बाद वो 78वीं कलीद बरदार काबा हैं और खुसे इब्ने किलाब के दौर से 110वें कलीद बरदार काबा वो शुमार किए जाते हैं। तो आपको ये भी बताना है कि काम में जो चाबियां हैं, जो कलीद हैं, वो काबतुल्लाह और मुकाम इब्राहिम की जो चाबियां हैं वो इन्हीं के हवाले करने की एक तकरीब मुनक़िद हुई थी कल सुबह, और उस तकरीब का बहुत ही अच्छे पैमाने पर यानी पुरअसर अंदाज में इनेकाद अमल में आया। नाज़रीन, आप ये भी बता दूँ कि वो शेबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा की औलाद में से हैं। तो बहरहाल कलीद बरदार काबा की जो खिदमात हैं वो तो एक तो काबतुल्लाह की कलीद उनके पास होती है, मुकाम इब्राहिम की कलीद उनके पास होती है, और काबतुल्लाह में जो तज़ीन का काम होता है, सजावट का काम होता है या साफ़ सफाई का काम होता है वो भी उन्हीं का ज़िम्मा होता है। यहाँ तक कि जो बैरूनी मेहमान आते हैं और काबतुल्लाह में दाखिल होते हैं और उनका खैर मकदम भी यही कलीद बरदार काबा करते हैं। तो बहरहाल हमारा मकसद ये ख़बर आपको बताने का ये है कि हम अपने जो दीन के करीब रहें, दीन के बारे में जो मालूमात है वो हासिल करते रहें। तो बहरहाल अब आपको हमने जैसा कि बताया है कि शेबा बिन उस्मान बिन अबी तलहा की औलाद से ये हैं और अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी इनका नाम है। नाज़रीन, तीसरी खबर जो हम आपके सामने लाए हैं वो स्पीकर लोकसभा के इंतखाब से मुतालिक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह आम इंतखाबात में बीजेपी अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही, उसी तरह आप देखेंगे कि बीजेपी को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने आपको बता दूँ कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा लिया, और ये कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनकी बेसाखियाँ हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की पार्टियाँ स्पीकर के ओहदे पर दावा कर सकती हैं। लेकिन आप पता नहीं ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की होशियारी है या चालाकी है कि उन दोनों ने यानी स्पीकर के ओहदे से के मांग से या मुतालिबे से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। और अब आपको बता दें कि एनडीए ने साबिक़ स्पीकर यानी 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर थे ओम बिरला, 2019 से 2023 तक वही स्पीकर के ओहदे पर फायज थे, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है इस बावकार ओहदे के लिए। उनका मुकाबला करेंगे कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला करेंगे इंडिया के उम्मीदवार के सुरेश। इनका ताल्लुक़ केरला से है और ये 8 मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं, यानी 18वीं लोकसभा में वो 8वीं मियाद के लिए मुंतखब हुए हैं। ये कांग्रेस के उम्मीदवार की तारीफ है। तो बहरहाल ओहदे स्पीकर के लिए आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की तारीख में सिर्फ 2 मरतबा यानी आज़ाद हिंद की तारीख में 2 मरतबा इंतखाबात हुए, वरना स्पीकर के इंतखाब मुत्तफ़क़ा राय से या इत्तेफ़ाक़ राय से पूरा हुआ है। और ख़ास तौर पर आप देखूँ कि जो बता दूँ कि जहाँ तक स्पीकर के ओहदे का सवाल है, ये हुक्मरां जमात का कोई उम्मीदवार इस ओहदे पर फायज होता है, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा हमेशा अपोजिशन को दिया जाता है। ताहम बीजेपी ने और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस रिवायत को तोड़ दिया और अपोजिशन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अब अपोजिशन चाहती थी कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा उसे दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपोजिशन के उस मुतालिबे को नज़रअंदाज कर दिया। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस सिलसिले में राजनाथ सिंह ने खरगे से मुलाकात की थी, सदर कांग्रेस से, और उन्हें बताया था कि इत्तेफाक राय से स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाए। तब खरगे ने कांग्रेस का मौक़िफ़ सामने रखते हुए उनसे कहा था कि आप डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को दे दीजिए, लेकिन बीजेपी ने इनकार कर दिया। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि ओम बिरला को स्पीकर बना दिया जाएगा और ये जीत भी जाएंगे, इसलिए कि अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है, जबकि 293 एनडीए के पास अक्सरियत है और अपोजिशन के पास आप देखेंगे 239 तक ये जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है मुकाबला तो होगा, ताहम कामयाबी तो बीजेपी को मिलेगी या बीजेपी के उम्मीदवार को मिलेगी। तो बहरहाल
ओम बिरला दूसरी मरतबा हो सकता है कि स्पीकर बन जाएंगे और कल स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 1976 में बलीराम भगत कांग्रेस के स्पीकर मुंतखब हुए थे और मुकाबला अच्छा रहा था। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि 1952 में जब पहला इंतखाब हुआ था उसमें कांग्रेस के जी.वी. मवालनकर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो मुंतखब हुए थे, यानी 2 मरतबा इंतखाब अमल में आया था। लेकिन आपको बता दूं कि आज़ादी से कबल जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उस वक्त भी 6 मरतबा स्पीकर का इंतखाब हुआ था 1925 और 1946 के दौरान। उसमें 1930 में मोहम्मद याकूब 78 वोटों से कामयाब होकर स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए थे। 1933 में इब्राहिम रहीम तोला स्पीकर बने थे। 1935 में अब्दुल रहीम ने कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, हम चौथी खबर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालिक आपको सुना रहे हैं और रेवंत रेड्डी फिल वक्त दिल्ली में हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर यानी हैदराबाद में ये चिमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं, ये क़ियासराइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि चीफ मिनिस्टर की वापसी के बाद काबीना में तोसी की जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि एक तरफ तोसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ खुद ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर कोई वज़ीर बनने की चक्कर में है या ख्वाहिश में है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पहुँचकर सबसे पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मुलाकात की वजह यह है कि वो चाहते हैं कि हैदराबाद में जो तकरीबन 2492 एकड़ डिफेंस की ज़मीन है उसे रियासती हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, वह रियासती हुकूमत के हवाले कर दिया जाए ताकि सड़कों की तामीर और इसके अलावा ब्रिजेस जो हैं, अबूरी पुलों की तामीर और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी तामीर के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सके। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर कई अरकान पार्लियामेंट भी उनके हमरा मौजूद थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर इम्कना वो उमूर शहरी उमूर के वो जो वज़ीर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी मुलाकात की और कहा कि तेलंगाना को BLC के तहत 2,70,000 मकानात मंजूर किए जाएं और यहाँ पर वो इंदिरमा स्कीम के तहत ये मकानात तामीर करके गरीबों में तकसीम करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि CM रेवंत रेड्डी की वापसी के बाद तेलंगाना काबीना में तोसी होगी। तो कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की और सदर कांग्रेस खरगे से मुलाकात की, साथ ही प्रियंका गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। और जो नॉमिनेटेड पोस्ट है उनकी भर्तियों के बारे में भी CM रेवंत रेड्डी ने तबादिल ख्याल किया, ये कहा जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, उन्होंने मनोहर खट्टर से जो शहरी उमूर के वज़ीर भी हैं उनसे मूसा नदी की जो तज़ीन का प्रोजेक्ट है वो उस प्रोजेक्ट के बारे में फ़ंड्स जारी करने की अपील की। मेट्रो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसमें तोसी के बारे में भी उन्होंने उनसे तबादले ख्याल किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदिरा हाउसिंग हाउस की तामीर की दरख्वास्त भी उन्होंने की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि, R रघुराम रेड्डी, बलराम नायक और सुरेश शेटकर, C किरण कुमार रेड्डी, K रघुवीर रेड्डी, कडियम काव्या और गड्डम वामसी के साथ साथ अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं रियासत की तरक्की में और अहम किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि हम किसी खबर सुना रहे हैं और क्या बता रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था दिल्ली लिकर स्कैम के सिलसिले में। और इस सिलसिले में खुद साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR की बेटी कविता भी जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जेल में बंद थे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये खबर केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल को इस केस में तहत की अदालत ने ज़मानत मंजूर कर दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस ज़मानत पर जो रोक लगाई गई उसको बरकरार रखा है। इस तरह अब केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। अब देखना ये है कि किस तरह उनके जो वकील है, एडवोकेट्स हैं, वो इस केस की पैरवी करते हैं और
عدالت کو قائل کرواتے ہیں کہ ان کا جو موکل ہے یعنی کیجریوال ہیں وہ بے قصور ہیں۔ وسیم ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اب جہاں تک کیجریوال کا سوال ہے 21 مارچ کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن انتخابات کے پیش نظر ان کو ضمانت دی گئی تھی، یعنی عبوری ضمانت دی گئی تھی 1 جون تک۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1 جون کے بعد وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ تو یہ رہی خبر کیجریوال کے بارے میں۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پولیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ جائز ہے، اسی طرح جس طرح عشق و محبت میں یا جنگ میں جائز ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہندوستانی سیاسی جو اقدار ہیں وہ ملیا میٹ ہو کر رہے ہیں پچھلے 10 برسوں کے دوران، خاص طور پر جو ارکان اسمبلی ہے، ارکان پارلیمنٹ ہے اور یہاں تک کہ کونسلرز ہے، ان کی بھی خرید و فروخت عروج پر پہنچ گئی ہے۔ چندی گڑھ کے نتائج آپ دیکھیں گے، میئر کا جب انتخاب ہوا تھا کس طرح پریسائڈنگ آفیسر نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسی طرح آپ کو بتا دوں کہ کئی موقعوں پر بی جے پی کے پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے کانگریس کی حکومتیں گرائی ہیں، جس میں مدھیہ پردیش ہو یا کرناٹک ہو یا گوا ہو یا دوسری ریاستیں ہوں۔ لیکن جہاں تک ریاست تلنگانہ کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ کے سی آر کی حکومت میں کانگریس کے ارکان اسمبلی کو بی آر ایس میں شامل کیا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ کانگریس سے اپوزیشن کا جو لیڈر، قائد اپوزیشن کا جو عہدہ آتا ہے وہ بھی چھین لیا گیا تھا۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو بوئے گے وہی کاٹو گے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ریونت ریڈی حکومت میں اب بی آر ایس ارکان اسمبلی کو شامل کیا جا رہا ہے، اور اب تک 5 بی آر ایس ارکان اسمبلی کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں کانگریس کے بعض قائدین ناراض بھی ہیں، اور اس میں سب سے اہم جو شخصیت ہے وہ جیون ریڈی ہے۔ جیون ریڈی نے حالیہ عرصے کے دوران، جیون ریڈی پہلے آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کے ایم ایل سی ہیں، انہیں نظام آباد سے پارلیمنٹری الیکشنز میں ٹکٹ دیا گیا تھا لیکن انہیں شکست ہو گئی۔ تو بہرحال جیون ریڈی اس لیے ناراض ہے پارٹی سے، اور ان کے استعفیٰ دینے کی خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہے، اور اس بات میں اور ان خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ جیون ریڈی کانگریس سے مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال چیف منسٹر نے انہیں منانے کے لیے، ان کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ سنجے کمار جو جگتیال سے ایم ایل اے ہیں بی آر ایس کے، انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ اب جیون ریڈی کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر اور دوسرے جو اہم قائدین ہیں انہوں نے جیون ریڈی سے اور جگتیال کے جو کارکن ہیں کانگریسی، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور منمانی فیصلہ کرتے ہوئے سنجے کمار کو کانگریس میں شامل کر لیا۔ تو بہرحال آج ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے آئی ٹی منسٹر سری دھر بابو کے ساتھ بیگم پیٹ میں واقع جیون ریڈی کے مکان پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جیون ریڈی نے کہا کہ میں 40 برسوں سے کانگریس کی خدمت انجام دے رہا ہوں، اور کئی موقعوں پر مجھے بھی آفر کی گئی تھی بی آر ایس میں شامل ہونے کی، لیکن میں نے ایک سچے کانگریسی سپاہی کی طرح کانگریس کے ساتھ ڈٹا رہا۔ تو ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے صلاح و مشورے کے بغیر اگر آپ فیصلے کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسمبلی الیکشن میں سنجے کمار نے جگتیال سے جیون ریڈی کو تقریباً 15,822 ووٹوں سے شکست دے دیا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سنجے کمار جو ہیں وہ کے سی آر کی دختر کویتا کے بااعتماد رفیق سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین، سیاست نیوز اینا کی ایک اہم خبر لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایسی خبر ہوتی ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فی الوقت T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ مقابلہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ 1 جون کو T20 ورلڈ کپ کا آغاز ہوا اور اس کے میزبان ویسٹ انڈیز اور امریکہ رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 55 میچز میں سے اب تک 52 میچز کھیلے جا چکے ہیں، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں یعنی ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ میں 20 ٹیموں نے شرکت کی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیمی فائنل تک پہنچے ہیں ان میں افغانستان جیسی ٹیم بھی شامل ہے۔ افغانستان نے سیمی فائنل میں پہنچ کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے، ایک باب اس نے رقم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان میں ایک انقلابی تبدیلی ثابت ہوگا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سیمی فائنل میں پہنچنے والی 4 ٹیموں کا سوال ہے، اس میں افغانستان، انڈیا، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ شامل ہے۔ انڈیا اور انگلینڈ کا مقابلہ 27 جون کو ہوگا، یہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا، لیکن پہلا سیمی فائنل ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ فائنل میں انڈیا کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا،
کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ اپنے جو گروپ میچز تھے افغانستان نے آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ہرایا، نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو راستہ دکھایا، یعنی گھر کا راستہ دکھایا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس طرح افغانستان کامیابی و کامرانی کی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ وسیم ناظرین، اب تمام نظریں جو فیوریٹ ٹیم ہے افغانستان کے ساتھ ساتھ انڈیا سب سے زیادہ فیوریٹ ٹیم قرار دی گئی ہے، اور پوری امید ہے کہ ہمارا ملک یعنی ٹیم انڈیا یہ ورلڈ کپ جیت لے گا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یہ امریکہ کا سوال ہے، کینیڈا کا سوال ہے، یوگینڈا کا سوال ہے، یہ پہلی مرتبہ ان تینوں ٹیموں نے بھی ورلڈ کپ میں حصہ لیا ہے۔ 1 جون کو اس کا آغاز ہوا اور 29 جون کو یہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ افغانستان کو اپنے بالکل تازہ ترین میچ میں یعنی گروپ 8 کے میچ میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر یعنی 8 رنوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ افغانستان نے جب آسٹریلیا کو شکست دی تو اس وقت بھی سارا افغانستان یعنی جو افغان لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منایا کامیابی کا اپنی قومی ٹیم کی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی بنگلہ دیش کو شکست دے کر 8 رنوں سے شکست دے کر افغانستان سیمی فائنل میں داخل ہوئی، تب بھی سارے افغان جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، بازاروں میں، سڑکوں پر، اور آپ دیکھیں گے کہ زبردست ان لوگوں نے جشن منایا۔ افغانستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی اس کامیابی میں جہاں پاکستان کا حصہ رہا ہے وہیں BCCI نے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ بہرحال جہاں تک 20 ٹیموں کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ افغانستان، آسٹریلیا اور بنگلہ دیش، کینیڈا اور کے ساتھ ساتھ انگلینڈ، انڈیا، آئرلینڈ، نامیبیا، نیپال، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، عمان اور کے ساتھ ساتھ پاکستان، اسکاٹ لینڈ، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، یوگانڈا، USA، ویسٹ انڈیز، یہ ایسی ٹیمیں ہیں جو جنہوں نے ورلڈ کپ میں حصہ لیا، لیکن کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو ملنے والی ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آئینہ اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔